अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इसी तरह आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फ़ैमिली को यानी सैयद उमैर अली और हमारी फ़ैमिली को, तमाम लिसनर्स को सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो चैनल को अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप लोगों को टाइम मिला करे मेरी स्टोरीज़ को ज़रूर सुना करें और इसको लाइक ज़रूर किया करें। आज की ये जो कहानी है बड़ी ही हॉरिफिक, बड़ी ही स्ट्रेंज कहानी है और ये कहानी मिस अस्मा की दादी की कहानी है और ये 1978-79 का जिक्र है। ये बताती है कहानी हमारी दादी जब हयात थी वो हमें सुनाया करती थी और दादी बताया करती थी कि 1978-79 में ये लोग लियाकताबाद इरम बेकरी के पास किसी घर में रहा करते थे। अगर आप लियाकताबाद की बात करें तो ये आज के दौर में भी ना सिर्फ गुंजान आबाद इलाका है बल्कि उस दौर में भी यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। दादी बताया करती थी कि जब मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद जब मैं रुखसत होके इस घर के अंदर आई तो आपके दादा मौजूद थे, जबकि जो मेरे सास ससुर थे उनका उससे पहले ही इंतकाल हो चुका था। यह जो घर था एक पुराना घर था, यानी कि जैसे कि आमतौर पे हुआ करता है कि जब आप घर के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गैलरी हुआ करती है। उसके बाद लेफ़्ट और राइट पे कमरे होते हैं। एक मज़ीद कमरा आगे की तरफ मौजूद होता है और फिर आगे की तरफ यानी मज़ीद आखिर में सहन हुआ करता है। तो वैसे ही ये एक पुराना सा घर था और बहुत बुरी इसकी हालत थी। और बात ये भी थी कि दादा की जो आमदनी थी वो बड़ी लिमिटेड आमदनी थी और इस आमदनी में अपने घर का होना भी किसी नेमत से कम नहीं था। खैर किस्सा मुख्तसर, दादी बताती है कि अक्सर ऐसा होता था कि तुम्हारे दादा सुबह सुबह काम पे चले जाते और रात को आते आते कभी 8, कभी 9 और कभी 10 बज जाया करते थे। अगर तुम दिन की बात करो तो दिन में मेरे लिए टाइम गुजारना मुश्किल नहीं हुआ करता था। मेरे पास बहुत सारे काम होते थे, इसके अलावा मैं सिलाई कढ़ाई भी किया करती थी, तो मेरे लिए टाइम पास करना बहुत आसान होता था। लेकिन जैसे ही मगरिब हो जाती तो उस दौर में हमारे घर में लाइट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मगरिब होते ही मुझे लालटेन या लैंप जलाने पड़ते। और सच्ची बात यह कि मुझे इस अंधेरे में इस घर में खौफ सा महसूस हुआ करता था। अगर आप लोगों की नानी या दादी मौजूद हों, अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी दादी या अपनी नानी की बात करूं तो उस दौर में जब वो हुआ करती थी तो उनके साथ साथ एक पानदान ज़रूर हुआ करता था। यानी आमतौर पे जो ख़वातीन थी या ओल्ड एज ख़वातीन थी वो अपने साथ पानदान को रखती थी और ना सिर्फ वो ख़ुद पान खाया करती थी बल्कि घर के दीगर अफराद भी उनसे पान लगवा लगवा के खाया करते थे। तो वैसे ही कुछ मेरी दादी के साथ था कि उनकी शादी से पहले भी, शादी के बाद भी आदत थी कि वो अपने साथ एक पानदान ज़रूर रखा करती थी। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे का टाइम था। दादी बताती हैं कि अभी तुम्हारे दादा के आने में 15-20 मिनट या आधा घंटा बाकी था। मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि एक पान लगा लेती हूँ और पान खाने के बाद मुझे जो छोटा मोटा काम रह गया है उसको कंप्लीट करना है। तो इसी दौरानिए में मेरे शौहर यानी हमारे दादा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दादी बताती हैं कि जैसे ही मैंने पान लगाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा घर का आखिर वाला हिस्सा है यानी कि जहाँ पे सहन मौजूद है, उस सहन में कुछ अजीब सी आवाज़ सी महसूस हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वहाँ पे अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। सच्ची बात तो ये है कि मैं पान तो लगा रही थी लेकिन मेरा जो ध्यान था मुसलसल सहन की तरफ था, क्योंकि मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर मौजूद है। पान लगाते लगाते मैंने देखा कि सहन की तरफ से एकदम से अल्लाह जाने एक लड़की, जिसे आप एक औरत भी कह सकते हैं, वो ना सिर्फ नमूदार हुई बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे की तरफ यानी मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और इस अंधेरे में भी उसका चेहरा ना सिर्फ बुरनूर था बल्कि उसकी आंखें दूर से ही चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। ये जो भी औरत थी, जो भी लड़की थी, बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ न सिर्फ मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी थी बल्कि दाखिल होते ही इसने मुझसे कहा कि मुझे भी एक पान दे दो।
अजीब बात ये थी कि वो जिस तरह बोल रही थी या जिस तरह उसने मुझसे मुखातिब करके बात की थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ या तो बहुत पतली आवाज़ है या फिर वो नाक से बात कर रही है। अव्वल तो मैं कंफ्यूज थी कि आखिर ये कौन लड़की, कौन औरत है जो कि हमारे घर में बाकायदा सहन की तरफ से निकल के मेरे कमरे की तरफ आई है। और कुछ हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू थी जो उसके वजूद से या उसके कपड़ों से मुझे बाकायदा महसूस हो रही थी। कुछ बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ वो मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे पान लिए बगैर वो यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएगी। आप यकीन करें कि मेरी तो ऐसी हालत थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहीं पे बैठी रहूं, इसको पान दे दूं या यहाँ से उठ के बाहर की तरफ भागूं। खैर, दादी बताती हैं कि मैंने जल्दी से जो पान लगा रखा था वो एकदम से उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही मैंने पान को उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया तो पीछे, यानी जहाँ पे हमारा दरवाज़ा मौजूद था, वहाँ पे किसी ने एकदम से नॉक किया। अब जैसे ही नॉकिंग की आवाज़ आई तो दादी अंदाज़ा लगा चुकी थी कि दादा दरवाजे पे बाहर की तरफ मौजूद हैं और अल्लाह का लाख लाख करम है कि ये सही वक्त पे ना सिर्फ यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बल्कि अब ये जो भी औरत है ये दादा के आने के बाद शायद यहाँ से गायब हो जाएगी और फिर कभी नज़र नहीं आएगी। दादी बताती हैं कि हुआ भी ऐसे ही कि जैसे ही तुम्हारे दादा ने नॉकिंग शुरू की तो मैं फ़ौरन से दरवाजे की तरफ गई और जब मैं दरवाजे के पास भागती हुई पहुंची और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मैं एकदम तुम्हारे दादा से ना सिर्फ लिपट गई, बल्कि मैंने उनको कहा कि पीछे देखें, पता नहीं कौन औरत है जो सहन के रास्ते हमारे कमरे के अंदर दाखिल हो गई है। अजीब और हैरानकुन बात ये थी कि दादा बताते हैं कि जब मैंने जाके पूरे घर को देखा, इसका एक एक चप्पा छान मारा, तो उनको ना ही कोई इस तरह की लड़की या औरत दिखाई दी। हाँ, दादा का यह मानना था कि हल्की हल्की सी खुशबू थी जो इनको भी महसूस हो रही थी और इनको यकीन था कि वाकई में कोई ना कोई अब से पहले, यानी कुछ देर पहले, यहाँ पे मौजूद था। खैर, इस वाक़े के बाद से दादी ना सिर्फ बहुत बुरी तरह डर चुकी थीं, बल्कि इसके बाद से दादी ने कोशिश शुरू कर दी थी कि मगरिब होने के बाद बाहर जाके या पड़ोसियों के घर में जाके थोड़ी देर इंतज़ार करें और जब दादा वापस आ जाया करते थे तो फिर ये दादा के साथ अपने घर में वापस आ जाती थीं। मेरा नाम सुमैर है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक बहुत ही छोटे से गांव से है। जब मैं पैदा हुआ तो हमारे जो वालिद साहब थे या जो हमारे फादर थे, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। बहरहाल जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया वैसे वैसे अल्लाह ताला ने इनके कारोबार में, इनके रिस्क में बरकत देना शुरू की और बिला आखिर कुछ अरसे बाद इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे गांव वालों बेहतर से बेहतर होती चली गई। जिस गांव में हम लोग रहा करते थे वहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम था वो ना होने के बराबर था और बामुश्किल मुझे पता था कि मैं वहाँ पे अगर रहूँगा तो मैट्रिक ही कर सकूँगा। खैर, जब मैंने मैट्रिकुलेशन की और मेरे अच्छे नंबर आए तो जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि तुम दूसरे शहर में जाओ, वहाँ जाके एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लो और तुम्हारे हॉस्टल का या तुम्हारे ख़र्चे का इंतज़ाम मैं करूँगा। अब क्योंकि मेरे जो फादर थे उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन पहले से बेहतर हो चुकी थी, लिहाजा मैं भी खुशी खुशी राज़ी हो गया और मैंने यही डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ और वहाँ जाके किसी हॉस्टल का या किसी किराए के कमरे का बंदोबस्त कर लूँ। हमारे गांव से जो सबसे करीब शहर था वो भावलपुर था, लिहाजा मैं भावलपुर आ गया और वहाँ के एक अच्छे कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। इनका अपना तो कोई हॉस्टल नहीं था, लेकिन हाँ, उस शहर के अंदर प्राइवेटली बहुत सारे लोगों ने हॉस्टल्स बनाए हुए थे जो कि बहुत मुनासिब किराए पे आसानी से मिल जाया करते थे। खैर, मैंने काफ़ी चक्कर लगाने के बाद एक कॉलेज और एक हॉस्टल को फाइनलाइज़ किया और ये जो हॉस्टल था ये बहुत बड़ा हॉस्टल था और इस हॉस्टल के अंदर एक्सपेक्टेडली 100 स्टूडेंट तक आ सकते थे।
खैर, जब मैं हॉस्टल गया तो वहाँ पे जाके वहाँ के लड़कों से आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी सलाम दुआ होना शुरू हुई। और जैसे ही मेरी उनसे सलाम दुआ हुई, हमारी दोस्ती बढ़ी, तो बहुत सारे राज थे जो मुझ पे अफशा होना शुरू हुए। ख़ास तौर पे उस हॉस्टल के अंदर हर कोई उस हॉस्टल के हॉन्टेड होने की बात करता। कोई कहता कि यहाँ पे स्ट्रेंज वॉइसेस आती हैं, कोई कहता कि उसने किसी औरत को देखा है, कोई कहता कि रात में छत पे कोई भाग रहा होता है। अब मेरी जो एज थी वो टीन एज थी, चैलेंजिंग एज थी, लिहाजा मैं जितने भी लोगों की बातें सुनता, मैं मजाक उड़ाता और मैं कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट किया और वहाँ पे रिहाइश अख्तियार की और वहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता गुजारा, तो मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये जो बातें हैं ये फालतू बातें नहीं हैं, इनमें यकीनन कोई ना कोई सदाकत तो है। मेरे ये ख़यालात क्यों बदले या मेरी सोच क्यों बदली, उसकी वजह मेरे साथ होने वाला पहला वाक़या बना। मेरी आदत थी कि मैं आम तौर पे रात में 2 बजे तक 3 बजे तक जागा करता था। कोशिश करता था कि पढ़ता रहूं या फिर मोबाइल यूज़ करता था या अपने कज़न्स से या अपने दोस्तों से बातें किया करता था। वैसे ही रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था। मैं हॉस्टल के अंदर अपने रूम में जाग रहा था और मुझे एकदम से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुईं। अब ये जो आवाज़ें थीं, ना ये किसी इंसान की आवाज़ें थीं, ना ये किसी जानवर की आवाज़ें थीं। बहरहाल कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं। कभी ऐसा लगता कि कोई गुनगुना रहा है, कभी ऐसा लगता कि शायद कोई तकलीफ़ में है, और कभी ऐसा लगता कि कोई अजीब सी ज़बान है और उस ज़बान के अंदर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। शुरू में जब ये आवाज़ मुझे आना शुरू हुई तो मैंने कोशिश की कि इसको इन्वेस्टिगेट करूं, क्योंकि मेरा ख़्याल था कि हॉस्टल के जो शरारती बच्चे हैं या लड़के हैं वो भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, वो जानबूझ के इस तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। लिहाजा जब आवाज़ें आना शुरू हुई तो मैंने बाहर निकल के आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज़ों को फॉलो करना शुरू किया। और जब मैंने आवाज़ों को फॉलो करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे से निकल के सीधा जो कॉरिडोर स्टेयर्स की तरफ जा रहा है, ये आवाज़ें स्टेयर्स के पास से आ रही हैं या स्टेयर्स के ऊपर से आ रही हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था, ये जो आवाज़ें थीं ये बढ़ती चली जा रही थी। और जब मैं स्टेयर्स के बिल्कुल करीब पहुंचा तो बाकायदा महसूस होने लगा कि जैसे शायद कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है या ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। और ये जो हंसने की आवाज़ थी, ये स्टेयर्स का जो जीना था उस जीने के पास से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं स्टेयर्स पे कदम रख रहा था, वैसे वैसे ये जो आवाज़ें थीं ये बढ़ती चली जा रही थीं। और मुझे यकीन हो चला था, यकीनन मेरे दोस्त ये शरारत कर रहे हैं और उनको पता है कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ या इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने सारी स्टेयर्स कंप्लीट की और जीने से मैं गोल घूमा, तो गोल घूमते ही मैंने देखा सामने एक डोर मौजूद है जो कि लोहे का दरवाज़ा है और ये जालियों पे मुश्तमिल है। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि जो डोर था इस पर एक बहुत बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था और ये ताला लॉक था। अगर मेरे दोस्त ये शरारत करते तो यकीनन ये दरवाज़ा खुला हुआ होता। खैर, मैं जैसे तैसे दरवाजे या उस ग्रिल के दरवाजे के करीब आया और मैंने छत की तरफ झांकना शुरू किया। जैसे ही मैंने छत की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि सामने एक टूटी हुई चेयर रखी हुई है और उस टूटी हुई चेयर के ऊपर एक बच्चा जो मुश्किल से 7 या 8 साल का है वो बैठा हुआ है। इसका जो चेहरा है ये एक्स्ट्रा वाइट है, यानी कि जैसे नॉर्मली बच्चों के चेहरे हुआ करते हैं ये वैसा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा गोरा है। और इसके जो बाल हैं वो कर्ली बाल हैं और बहुत बड़े बड़े बाल हैं। इस बच्चे के हाथ में एक स्टिक मौजूद है और ये जो स्टिक है उस स्टिक के अंदर से शोले निकल रहे हैं या आग निकल रही है। खैर, जैसे ही मैंने इस बच्चे को देखा तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग आई और मुझे लगने लगा यकीनन ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि एकदम से वो मुड़ा और उसको जैसे पता चल गया हो कि मैं उसको देख रहा हूँ। उसने एकदम से मेरी तरफ देखना शुरू किया और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था
वैसे वैसे वो जो बज़ाहिर 6-7 साल का बच्चा लग रहा था, देखते ही देखते वो तकरीबन 8 या 9 फीट के आदमी में तब्दील हो चुका था। उसका कद चलते चलते बढ़ चुका था और ये जो कुछ हुआ था कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था और मैं शदीद खौफ में मुब्तला था। जैसे तैसे गिरता पड़ता मैं वापस नीचे भागा और जितना जल्दी हो सकता था अपने रूम के अंदर पहुंच के मैंने अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैं थर थर काँप रहा था, मुझे शदीद सर्दी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बुखार हो चुका है। इस दौरानिए में जो भी कुरानी आयत, जो भी दम दुरूद मुझे आता था वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि वो जो बच्चा था या वो जो भी मखलूक थी वो मेरे कमरे में ना आए। अल्लाह का शुक्र है कि इसी तरह आधा पौन घंटा गुजरा, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और मैंने अपने ऊपर दम दुरूद करके अपने ऊपर चादर डाली और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे ये रात गुजर गई और मुझे यकीन हो चला कि ये जो हॉस्टल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे यकीनन दीगर मखलूक़ात मौजूद हैं और ये मुसलसल अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। इसी तरह 4-5 दिन मज़ीद गुजरे और ठीक 4-5 दिन बाद मैं और मेरे दोस्त किसी काम से बाहर गए हुए थे और हम लोग को हॉस्टल आते आते रात के तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे। खैर, जब हम हॉस्टल के अंदर दाखिल हुए तो इस हॉस्टल की लाइट गई हुई थी। इत्तफाक से हम दोनों में से किसी के पास भी न कोई माचिस मौजूद थी न कोई मोबाइल मौजूद था। खैर, जैसे ही हम हॉस्टल के दरवाजे पे पहुँचे हमने नॉक किया तो वो जो चौकीदार था उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो बाहर की तरफ चला गया, जैसे कोई शायद बाहर बैठना चाहता है या उसको बाहर कोई काम है। खैर, हम लोग अंदर आ गए। अब हमारा जो हॉस्टल है, जब हम इस हॉस्टल के अंदर दाखिल होते हैं तो एक लंबा सा हिस्सा है, यानी कि एक मैदान टाइप की जगह है, वहाँ से पहले आपको गुजरना होता है और इस मैदानी इलाके में या मैदान जैसी जगह में बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। जब आप ये एरिया क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हॉस्टल के कमरे शुरू होते हैं। अभी हम हॉस्टल के कमरों की तरफ ही बढ़ रहे थे और ये जो मैदान नुमा जगह है इसको क्रॉस ही कर रहे थे कि एकदम से मेरी नज़र आखिरी वाले रूम की तरफ पड़ी जो कि सबसे कोने में मौजूद था। और जैसे ही मेरी नज़र सबसे आखिर वाले रूम पे पड़ी या उसकी दीवार पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस रूम के बिल्कुल बराबर में, यानी जहाँ से पीछे की तरफ का रास्ता जा रहा है, वहाँ पे शायद कोई औरत या लड़की खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने शायद वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब हमारे इस हॉस्टल में आम तौर पे औरतों का या लड़कियों का कोई काम नहीं था। हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि ऑडिट की टीम आती थी तो ऑडिट में अक्सर लड़कियाँ हुआ करती थीं। ये मुकम्मल तौर पे मर्दों का हॉस्टल था। यहाँ का स्टाफ भी मर्दों पे मुश्तमिल था, यहाँ के क्लीनिंग वाले भी मर्दों पे मुश्तमिल थे, इवन के यहाँ पे जो किचन वाला बंदा था वो भी मर्द था। खैर, जब मैंने उस लड़की को देखा और उसके बाद मैंने अपने दोस्त को देखा तो इत्तफाक से मेरा दोस्त भी उस लड़की को या उस औरत को देख रहा था। अब जब मैंने उसको देखा तो मुझे यकीन हो चला कि जिस तरह मैं भी इस औरत को देख के परेशान हूँ वो भी इस औरत को देख के परेशान है। खैर, कुछ देर बाद उसने मुझसे बोला कि यार, ये औरत या ये लड़की इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है? अगर कोई यहाँ पे आएगा भी तो कम से कम ये बैक साइड वाले रास्ते पे या गैलरी वाले रास्ते पे नहीं जाएगा। वो या तो एडमिन के ऑफिस में आएगा या अंदर आके वेटिंग एरिया में बैठेगा। अभी हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने और ज़्यादा बैक साइड पे चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उस औरत ने, उस लड़की ने बैक साइड पे चलना शुरू किया तो हम लोगों ने एक अजीब हरकत की कि चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। हम जैसे ही उसके पीछे आए तो वो लड़की हमारे सामने देखते ही देखते ये जो रूम्स के पीछे वाला एरिया था जहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा था, गंदगी पड़ी हुई थी या बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे, उस तरफ चलना शुरू कर दिया। हम मुसलसल उसको फॉलो कर रहे थे क्योंकि हम भी जानना चाहते थे कि आखिर एक लड़की, जवान लड़की इस हॉस्टल के अंदर या इसकी बैक साइड पे क्या कर रही है। हम उसको फॉलो कर रहे थे कि हमारे सामने देखते देखते वो जो लड़की थी वो एक बरगद के दरख्त के नीचे गई और वहाँ खड़े होने के बाद ऊपर की तरफ देखने लगी कि जैसे वो कुछ पढ़ रही हो या किसी से बात कर रही हो। खैर, जब मेरे दोस्त ने भी ये देखा और मैंने भी ये देखा तो हम लोग सोचने लगे कि ये लड़की दरख्त के नीचे खड़ी होके ऊपर की तरफ क्या देख रही है, ये किससे बात कर रही है। ये बताते हैं कि इसके बाद वो जो लड़की थी एकदम से दरख्त के पीछे की तरफ गई
और जैसे ही वो दरख्त के पीछे की तरफ गई तो वो एकदम से गायब हो गई। अब ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था कि कोई लड़की दरख्त के पीछे जाए और पीछे जाते ही एकदम से गायब हो जाए। ये जो कुछ हमने देखा था ये नाकाबिले यकीन था और हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। खैर मेरे दोस्त को और मुझे हम दोनों को अंदाज़ा हो चुका था यकीनन ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, लिहाजा हम जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से वापस भागे और जैसे तैसे एडमिन के ऑफ़िस में आए। और जब हम लोग एडमिन के ऑफ़िस में आए वहाँ आके हमने उनको इन्फॉर्म किया कि अभी हमने एक लड़की को या एक औरत को बैक साइड पे दरख्त के पीछे गायब होते हुए देखा है। तो वहाँ पे जो एडमिन इंचार्ज था वो हम पे गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा कि तुम लोगों को उस लड़की को या उस औरत को फॉलो करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम सबको पता है कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते हैं। मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की या इस तरह की किसी चीज़ को फॉलो किया तो मैं तुम लोगों को इस हॉस्टल से निकाल दूँगा। ये बताते हैं कि इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरा और तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद हमारा एक दोस्त था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ की आदत थी कि अक्सर रात में कॉरिडोर में टहलता था, सिगरेट पीता था और अपनी फियांसी से या अपनी फ्रेंड से बात किया करता था। ऐसे ही एक रात थी, वो अपनी फियांसी से अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था कि बात करते करते एकदम से उसकी नज़र वॉशरूम के एरिया में पड़ी और जो उसने देखा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था, नाकाबिले बयान था और वो खुद हैरान था कि उसने क्या देखा है। उसने देखा कि वॉशरूम का जो एरिया है वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 ख़वातीन हैं जो खड़ी हुई हैं और सब ने एक जैसे काले कपड़े पहने हुए हैं और सबकी जो आंखें हैं मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं जैसे कि पजेस्ट ख़वातीन की हुआ करती हैं। और वो सारी की सारी ख़वातीन वॉशरूम के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं जैसे कि वो शायद वहाँ पे कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रही हों, कोई ख़ास एक्टिविटी कर रही हों। अब जब उसने इस एरिया के अंदर इतनी सारी ख़वातीन को एक साथ देखा तो उसकी खुद समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो बॉयज़ का हॉस्टल है यहाँ पे औरतें आ जाएं, और ना सिर्फ औरतें बल्कि इतनी सारी औरतें। और सवाल ये था कि इन सब की आंखों को क्या हुआ था, इन सब की आंखें सफ़ेद क्यों थीं। खैर अभी ये सोच ही रहा था कि उनमें से एक औरत ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही उस औरत ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो ये जितना तेज़ भाग सकता था वहाँ से निकला और अपने रूम की तरफ जाने लगा। ये बताता है कि जैसे तैसे गिरते पड़ते मैं अपने रूम में पहुँचा और जब मैं अपने रूम में पहुँचा और मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मैंने देखा कि जो रूम की खिड़की है जो बैक साइड पे खुला करती है वो खुली हुई है। अब मैंने सोचा कि इस खिड़की को भी बंद करता हूँ क्योंकि मुझ पर खौफ तारी था, मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था, मेरी हालत गैर हो चुकी थी। लिहाजा जैसे ही मैं उस खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो एकदम से ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ के बाहर की तरफ खींचा है। जैसे ही मैंने उस हाथ पे या उस चेहरे पे गौर किया तो मैंने देखा कि ये जो हाथ है ये बहुत जला हुआ हाथ है और ये जो उंगलियां हैं बहुत लंबी लंबी उंगलियां हैं और उन पे बहुत सारे गंदे गंदे नाखून मौजूद हैं। खैर उसके बाद जब उसने चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो उसने देखा कि वो जो औरत थी जो इसका हाथ पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी उसका चेहरा बाकायदा जला हुआ था और उसके चेहरे पे बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। और ना सिर्फ कट्स लगे हुए थे बल्कि वो जो कट्स थे वो ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर चुके थे और उनमें से खून रस रहा था। ये बताता है कि इसने जैसे तैसे मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और जल्दी से खिड़की बंद की और जो भी इसको आयत वगैरह आती थी ये आयत इसने पढ़ना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता करके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सूरत हाल नॉर्मल हो गई। ये बताते हैं कि इनके टेन्योर का या इनके हॉस्टल का, उस हॉस्टल का जो सबसे अहम वाक़या था वो कुछ इस तरह से था कि इनके पेपर होने वाले थे, हल्की हल्की सर्दी हो रही थी और ये कोशिश करते थे कि अपने पेपर्स की लेट नाइट तक तैयारी करें। इसी सिलसिले में ये जाग रहे थे और इन्होंने पीछे की जो विंडो है वो खोली हुई थी कि एकदम से इनको महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे जो बैक साइड का एरिया है जहाँ पे विंडो खुलती है वहाँ पे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं और उन पत्तों के ऊपर जैसे कोई चल रहा है। जब आप पत्तों के ऊपर चलते हैं तो जो आवाज़ क्रिएट होती है मुसलसल इनको ये आवाज़ आ रही थी और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह झांकें और जाके देखें कि आखिर कौन है जो इतनी रात में बैक साइड पे मौजूद है। ये बताते हैं कि जैसे तैसे हिम्मत करके मैं उस आवाज़ को फॉलो करते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा और जब मैं खिड़की के करीब आया और मैंने झांकने की कोशिश की
तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने बाकायदा वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अबाया पहना हुआ है, और उसका जो चेहरा है वो बहुत ही भयानक चेहरा है, बहुत ही खौफनाक चेहरा है, और उसकी जो आइज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे रेड हैं। जैसे ही इन्होंने उस औरत को देखा या उसकी आंखों को देखा तो इन्होंने एक ज़ोर सी चीख मारी और उसी वक्त वहीं पे ये बेहोश हो गए। ये बताते हैं कि जब इनकी आंख खुली या इनको होश आया तो हॉस्टल की इंतज़ामिया समेत इनके बहुत सारे दोस्त इनके करीब व जवार में मौजूद थे, और सब इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन्होंने इतनी बुरी चीख क्यों मारी थी। खैर, इन्होंने पूरा का पूरा वाक़या सारे लोगों को बताया, और उसके बाद से हॉस्टल में अनाउंस हो गया कि सब के सब लोग कोशिश करें कि पाक साफ रहें। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो अपने अपने कमरों में तिलावत करें, और ना सिर्फ तिलावत करें बल्कि मोबाइल के ऊपर भी कुरानी आयत को प्ले करें। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने वो साल कंप्लीट किया, और जब मेरा वो साल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने नए हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली। अल्लाह का शुक्र है जो मेरा नया हॉस्टल था वहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश नहीं आए।